नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य परिवार में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, जिसका यह पार्ट दूसरा है। यदि साथियों आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। मैंने उसमें हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार हुआ है और हिंदी भाषा का विकास यात्रा को बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। साथियों, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए। साथियों, हिंदी साहित्य की यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, चाहे वह बीए हिंदी ऑनर्स हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जीआरएफ, सीयूईटी की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, सीटेट, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा कि हमारी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है और उन बोलियों का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी चालू कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी भाषा के विकास क्रम को जाना था कि किस प्रकार आर्य भाषा बनी, उससे वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट, प्राचीन, फिर आधुनिक हिंदी बनी। आज हम जानेंगे कि जो अपभ्रंश था, इसके जितने भी रूप थे उसकी उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं और उनकी बोलियां कौन सी हैं, जानते हैं। इससे पहले साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं। तो आप इसको जरूर याद कर लेना, 18 बोलियां हैं। साथियों, जो अपभ्रंश है उसका एक रूप है शोरसेनी अपभ्रंश। इसमें 4 भाषाएं शामिल है, उसमें से एक है पश्चिमी हिंदी। इस पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। जो खड़ी बोली है इसका उपनाम भी है एक, इसको कौरवी या सर हिंदी भी कहते हैं और हिंदुस्तानी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? जो एनसीआर का क्षेत्र है। दूसरी बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। इसका अन्य नाम है अंतर्वेदी। इसका क्षेत्र है कौन कौन सा है? मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर और अलवर। दोस्तों, तीसरी बोली है इसकी बांगरू, जिसका अन्य नाम है हरियाणवी। इसका क्षेत्र है रोहतक और हिसार। जो रोहतक है और जो हिसार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है, रोहतक और हिसार। चलिए आगे चलते हैं। जो चौथी बोली है इसकी वह है बुंदेली। इसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, विदिशा, होशंगाबाद और ग्वालियर। इन क्षेत्रों में यह बोली जाती है। 5वीं बोली है इसकी कन्नौजी, जिसका क्षेत्र है कन्नौज। मित्रों, जो हमारी पूर्वी हिंदी है यह अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। इसमें 3 बोलियां शामिल है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जो अवधी है यह अयोध्या और रायबरेली में बोली जाती है। जो बघेली है यह रीवा का जो क्षेत्र है इसमें बोली जाती है। और जो छत्तीसगढ़ी है यह रायपुर और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। जो हमारी राजस्थानी है यह शोरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 4 भाषाएं शामिल है शोरसेनी अपभ्रंश में। जो राजस्थानी की बोलियां हैं यह 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। जो जयपुरी है यह जयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है और जो मेवाती है यह मेवात क्षेत्र में बोली जाती है और मालवी उज्जैन में, और मारवाड़ी जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। अगली भाषा है पहाड़ी, जो शोरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा है। इसमें 3 बोलियां शामिल है, गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। जो गढ़वाली है यह टिहरी, अल्मोड़ा और कुलुई पश्चिमी पहाड़ी का दूसरा नाम है। कुलुई के नाम से भी इसको जानते हैं और इसका क्षेत्र है कुल्लू। जो कुल्लू मनाली है हिमाचल प्रदेश का, इस क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है।
एक अन्य भाषा है बिहारी, जो मागधी अपभ्रंश का हिस्सा है। इसमें भी 3 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? मगही, भोजपुरी और मैथिली। जो मगही है इसका क्षेत्र है पटना और गया, जो बिहार का हमारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। यह भाषा नहीं है, बोली है। बिहारी की बोली मगही, और इसका क्षेत्र है बिहार का, पटना और गया में। जो भोजपुरी बोली है इसका क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर और जौनपुर। जो बिहारी भाषा की तीसरी बोली है मैथिली, इसका क्षेत्र है दरभंगा, मुंगेर। बिहार में बोली जाती है दरभंगा और मुंगेर में। साथियों, यहाँ पे हम मैप के द्वारा समझते हैं कि हमारी बोलियाँ कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे खड़ी बोली है जो दिल्ली, और जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जो खड़ी बोली है ये दिल्ली और एनसीआर के इस क्षेत्र में बोली जाती है। और जो भोजपुरी है वो यूपी, पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है। और जो राजस्थानी है ये राजस्थान में, और जो बुंदेली है ये यूपी और बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और जो छत्तीसगढ़ी है यह रायपुर और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। साथियों, अक्सर हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन घुमा फिरा के हमेशा पूछा जाता है कि हमारी जो हिंदी है उसकी बोलियां कितनी हैं। तो ये 18 है और उपभाषा समूह 5 हैं। आप इसको ज़रूर याद कर लेना कि हमारी हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं और उपभाषा समूह 5 है, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, जिसमें राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पूर्वी हिंदी है। तो चलिए साथियों, अब बताइए आप, जो हमारी राजस्थानी है यह कौन से अपभ्रंश का हिस्सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश। और इसमें कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं? 4 बोलियां शामिल हैं, 4। और 4 बोलियां शामिल हैं इसमें जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। और जो हमारी पहाड़ी है इसमें यह कौन से अपभ्रंश का हिस्सा है? यह भी शोरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा है। पहाड़ी, जो हमारी पहाड़ी बोली है यह भी शोरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा है। और इसमें 3 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। और जो हमारी पश्चिमी हिंदी है यह बताइए कौन से अपभ्रंश का हिस्सा है? यह भी शोरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा है। और इसमें 5 बोलियां शामिल हैं। कितनी बोलियां शामिल हैं? 5। यह कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बोंगरू, बुंदेली और कन्नौजी। अब चलिए बताइए, बिहारी कौन से अपभ्रंश का हिस्सा है? बताइए। मैंने सब कुछ आपको पीछे बताया है, तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा अच्छे से वीडियो देखिए। बिहारी मागधी अपभ्रंश का हिस्सा है और इसमें 3 बोलियां शामिल हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। अब बताइए, पूर्वी हिंदी कौन से अपभ्रंश का हिस्सा है? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश का हिस्सा है। और इसमें कितनी बोलियां शामिल हैं? इसमें भी 3 बोलियां शामिल हैं, 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार से हमारी ये बोलियां हो गई 18। राजस्थानी में 4, राजस्थान में हमारी हो गई 4, और पहाड़ी में हो गई 3, और पश्चिमी हिंदी में हो गई 5, ठीक है। और बिहारी में हो गई 3, और पूर्वी हिंदी में भी हो गई 3। ये टोटल मिला के हो गई, ये 5 है, ये टोटल मिला के हो गई 18। तो आप इसको ज़रूर याद कर लेना। और फिर चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, सभी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि जो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? वो निशीथ चूर्णी ग्रंथ में हुआ। सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ? निशीथ चूर्णी ग्रंथ में हिंदी का सबसे पहले प्रयोग हुआ। जो हिंदी है साथियों,
जो हमारी हिंदी है यह फारसी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द, जिसको ईरानी भी कहते हैं। यह किस प्रकार बना? पहले बना हिंदू, फिर हिंद, फिर हिंदिक, फिर हिंदी। कैसे? चलिए जानते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इधर हमारी सिंधु नदी बहती है और इधर है फारस। जो ये फारस के लोग थे, जिसको ईरानी भी कहते हैं, ये लोग सा को है बोलते थे। और जब ये ईरानी या फारसी लोग इधर सिंधु नदी की तरफ आए तो इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और इस क्षेत्र को, सिंध क्षेत्र को, इन्होंने हिंदुस्तान कहा। और इस सिंध क्षेत्र में या हिंदुस्तान में, जिसको वे कहते थे, बोली जाने वाली बोली को इन्होंने हिंदी कहा, क्योंकि ये सा को हा बोलते थे। सिंधी से हिंदी बना। इस प्रकार सिंधी से हिंदी बना और हिंदी का नामांकन हुआ। तो साथियों, हमने देखा कि जो हिंदी है यह फारसी द्वारा या ईरानियों द्वारा सिंधी से निकला हुआ शब्द हिंदी है। जो हिंदी नाम देने का श्रेय है यह अमीर खुसरो को जाता है, जिसे अबुल हसन भी कहते हैं। इन्हीं को हिंदी का जनक भी माना जाता है। तो अब चलते हैं, हम थोड़ी बहुत आज लिपि की बात भी कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में लिपि के बारे में बताएंगे। साथियों, आखिर लिपि कहते किसे हैं? अक्षरों को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। भारत में लिपियां 3 वर्गों में विभाजित हैं: सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि है इसी से आगे चलकर हमारी देवनागरी लिपि बनी। जो ब्राह्मी लिपि है यह 2 शैली में विभाजित है: दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। जो दक्षिणी शैली है इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? तुलु, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल। जो उत्तरी शैली है इसमें हमारी देवनागरी लिपि है, जो हिंदी भाषा की लिपि है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ है। साथियों, यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। देवनागरी लिपि से संबंधित हमारी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी चालू कर लें। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।